हम लोगों ने क्या देखा कि सेल साइकिल जो है वो आपका कंप्लीट होता है दो फेज में, इंटरफेज और एम फेज में। हम लोगों ने ऐसा पीछे के अभी स्लाइड्स में भी देखा और पढ़ाई में भी देखा कि सेल साइकिल जो है दो आपका इवेंट्स में आपका कन्वर्ट माने पूरा हो रहा था। एक इंटरफेज था और दूसरा एम फेज था। अब सेल साइकिल का जो एम फेज इंटरफेज होता है वो आपका तीन सब फेज में पूरा होता है। पहला है G1 फेज, दूसरा है एस फेज और तीसरा है G2 फेज। इन तीनों फेज में आपका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनका निर्माण होता है, वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि इत्यादि। और तो और क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होता है। हाँ, क्रोमोसोम जो एक धागा का था वो कितना धागा का हो जाएगा, दो धागा का। ये ध्यान रखना है, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन का मतलब सिंगल थ्रेड जो आपका क्रोमोसोम है वो कितना धागा का हो जाएगा, 2 स्ट्रैंड का हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते बात करते एम फेज का। एम फेज जो होता है वो जो डिवीजन फेज है या माइटोटिक फेज कहलाता है। ये आपका दो इवेंट इसमें भी होता है। पहला है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो होता है उसमें आपका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है ना। जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड कर जाता है। ऐसे भी आपको हम बताए थे, कैरियन शब्द जहां भी आएगा तो ये आएगा किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। और काइनेसिस जो है ना डिवीजन के लिए, सेपरेशन के लिए। तो ये आपका यहाँ पर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो गया। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के कारण वो जो सेल है आपका, वो सेल अब बाई न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, दो न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। और ये जो बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में बदला सेल कैरियोकाइनेसिस में एम फेज का, अब वो जो प्रोसेस था वो आपका 4 सब फेज में पूरा होता है। मतलब कैरियोकाइनेसिस भी 4 सब फेज में पूरा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, टीलोफेज। इन सब में क्या होता है वो आगे तो हम देखेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज के द्वारा हुआ क्या था। तो न्यूक्लियस जो था सेल का वो डिवाइड कर गया था, जिससे जो आपके सेल जो था वो कैसा हो गया था, बाई न्यूक्लिएटेड हो गया था। सेल्स जो है ना वो कैसा हो गया, बाई न्यूक्लिएटेड। ये ध्यान रखना है, बाई न्यूक्लिएटेड हो गया कैरियोकाइनेसिस से। अब जो है साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा उसी में, किसमें, एम फेज में, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस जो होता है दो प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, या तो सेल प्लेट फॉर्मेशन के लिए एक के द्वारा या फॉलोइंग के द्वारा। ये होता है प्लांट में, आपको ऐसा नॉर्मल नजर आएगा। नॉर्मली आप प्लांट सेल में जब देखोगे ना तो आपको सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाता है और साइटोप्लाज्म दो भाग में बढ़ जाता है। और ये कॉमन है किसमें, एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में आप देखोगे तो ये आपको फरो का जो है ना वो प्रोसेस कॉमन मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते और आते हैं अब कंट्रोल कैसे होता है किसका, सेल साइकिल का। पीछे बताए थे कि साइक्लिन वगैरह जो है ना वो प्रोटीन का एक प्रोटीन है साइक्लिन और CDKS। वो क्या करता है, वो आपका कंट्रोल करता है डिवीजन को। इसको सबसे पहले खोजा गया सर रिचर्ड टीम हंट के द्वारा। सर रिचर्ड टीम हंट जो कि अंग्रेज थे, इंग्लैंड के एक बायोकेमिस्ट थे, इंग्लिश बायोकेमिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, साइक्लिन की खोज की और बताया कि साइक्लिन जो है ना वो आपका चेक पोस्ट बनाता है। और चेक पोस्ट जो है ना वो आपका वो डिवीजन किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, एक कंट्रोल होता है हमारे किसमें, सेल में, बॉडी में। तो इसके द्वारा क्या देखा गया कि साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट जो आपके कुछ एंजाइम होते हैं, दोनों एक संयुक्त प्रोसेस प्रक्रिया पूरा करते हैं और वो चेक पोस्ट का निर्माण करते हैं। दो इसमें आपका चेक पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। हम दोनों को लाल से किए हैं, एक मेजर चेक पोस्ट है और एक माइनर चेक पोस्ट, ऐसे करके लिखे हैं। देखो G1 फेज जो होता है इंटरफेज का, इसमें सेल का साइज इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि उसमें जो आपका कंस्टिट्यूएंट्स जो है, प्रोटीन, RNA, एंजाइम्स,
इनकी मात्रा बढ़ती है और सेल जो है ना उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। अब ये जो आपका मेजर चेक पोस्ट है जो कि G1 और S के बीच में है, ये डिसीजन लेता है कि सेल जो है वो आपका डिवीजन करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए इसको हम लोग ऑन ऑफ स्विच भी कहते हैं। किसको? G1 S चेक पोस्ट को। ठीक है, इसमें आपका CDC2 काइनेज और G1 साइक्लिन ये दोनों इन्वॉल्व होता है। इन दोनों के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है इस चेक पोस्ट पर कि काम आगे होना है कि नहीं। G1 साइक्लिन की मात्रा एक निश्चित कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाए तब सेल क्या होता है, G1 फेज से चला जाता है S फेज में। S फेज में जो है ना DNA रेप्लिकेशन का मॉनिटरिंग होता है। एक छोटा सा चेक पोस्ट होता है यहाँ भी, और वो मॉनिटर करता है किसमें, DNA फेज में, सॉरी S फेज में, कि DNA आपका क्या हो रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और शायद आपको याद भी होगा, हम आपको बताए थे कि ये जो S फेज है इसमें आपका DNA सिंथेसिस होता था। इसमें आपका DNA निर्माण होगा और उसका मॉनिटरिंग कौन करेगा, जो अगला एक चेक पोस्ट है, छोटा सा चेक पोस्ट होता है, मतलब वो उसका ज्यादा लोग उस पर अति नहीं करते। इन दोनों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, G1 और S वाले को, और किसको, G2M वाले को। इसको मेजर, उसको माइनर भी कहते हैं। अब S फेज पे भी क्रॉस कर जाएगा, अगर ये चेक पोस्ट उसको पार कर दिया कि नहीं जाओ तो पार हो गया। क्या देखा कि उसमें DNA रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बता दिया। अब आया G1 में, G1 जो है ना वहां पर फिर से प्रोटीन और जो है ना आपका कुछ एक RNA और कुछ एक लिपिड वगैरह बनेगा, एकदम तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। DNA आपका रेप्लिकेशन जो है सो हो ही गया था किसमें, S फेज में। तो यहाँ पर क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा किसमें, G2 फेज में। क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन किसमें होता है, G2 फेज में। यहाँ पर क्रोमोसोम एक धागा से दो धागा का हो जाता है। और यहाँ पर माइनर चेक पोस्ट जो है, अब वो क्या देखेगा कि DNA जो है ना कंप्लीट डिवीजन हुआ था कि नहीं, माने DNA कंप्लीट प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो एबनॉर्मल अगर है तो यहाँ पर रोक के उसको कंप्लीट करवाएगा पहले, और अगर नहीं कंप्लीट हो सकता है तो सेल को यहां पर समाप्त कर देगा। एपोप्टोसिस होता है, आप आत्महत्या करो, मरो, खत्म हो जाओ। किसी भी चेक पोस्ट पर अगर समस्या आएगा तो रोककर पहले उस समस्या को ठीक करते हैं, जैसा कि हम लोग कंप्यूटर वगैरह में भी देखते हैं, लैपटॉप वगैरह में देखते हैं कि कहीं भी कोई समस्या आता है तो क्या करता है, उसको कहता है कि हम इसको रिपेयर कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, आप थोड़ा रुकिए। आप थोड़ा देर रुके रहते हैं, आपका कंप्यूटर का जो आपका सॉफ्टवेयर है वो अपने आप को रिपेयर कर लेता है। अगर कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो कंप्यूटर हैंग, बंद, वहीं पर कंप्यूटर खत्म। तो यही स्थिति यहाँ पर हो रहा था। अब ये जो माइनर चेक पोस्ट है जिसको जो G2M के बीच में था, ये क्या करेगा, ये किसका बना होता है, माइटोटिक साइक्लिन का होता है और CDC2 काइनेज का, है ना, काइनेज एंजाइम का। और ये क्या होता है, ट्रिगर होता है MPF के द्वारा। आपके मन में आएगा MPF क्या है। MPF जो है ना माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर है ना, माइटोसिस को प्रमोट करने वाला एक प्रोटीनस फैक्टर है। इसलिए इसको हम लोग मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर या माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर या M फैक्टर भी कहते हैं। ये प्रोटीनस होता है। अब यहां पर वेरिफिकेशन हो जाता है कि DNA सिंथेसिस हुआ कि नहीं हुआ। अगर DNA सिंथेसिस कर लिए हैं तब सेल जो है ना ये डिसीजन ले लेता है कि कौन तरह का सेल डिवीजन हमको करना है, माइटोसिस करना है कि मियोसिस करना है, और यहां से उसको भेज दिया जाता है किसमें, प्रोफेज में। प्रोफेज के बाद एक छोटा सा चेक पोस्ट मेटाफेज में भी देखा गया है, और वो जो चेक पोस्ट है ना वो ये देखता है कि क्रोमोसोम अटैच हुआ कि नहीं स्पिंडल फाइबर्स के साथ। अगर अटैच हो गया तब तो आगे बढ़ने देता है, अगर ठीक से सब क्रोमोसोम अटैच नहीं हुआ स्पिंडल फाइबर के साथ तो यहीं पर सेल को रोक के बोलता है पहले सब के सब स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाए क्रोमोसोम। और अगर अभी भी नहीं हुआ, नहीं कर पाया सेल, तो सेल को बोलता जाइए आप मर जाइए, आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
हम फिर बोलते हैं किसी भी बच्चे के साथ प्रेम जरूरी है, लेकिन अगर वो बच्चा खराब होता जा रहा है, सुधार की संभावना नहीं है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, नहीं तो वो समाज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फौज में यही रूल लागू होता है, या तो आप काम करो या फिर मर जाओ, भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। यहां से सेल वापस लौट नहीं सकता है, या तो यहां रुककर उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा किसी भी चेक पोस्ट पर। ये जो हम आपको चेक पोस्ट बताए, कहाँ कहाँ बताए, यहाँ पर आपको बताए, किसमें, जीवन में, और कहाँ बताए, एस फेज में, और क्या बताए, G2 फेज में, G2 और S1 सॉरी G2 और M के बीच में, और कहाँ बताए, मेटा फेज में। अगर इसमें आप कोई डिसीज कोई प्रॉब्लम है तो ठीक कर दीजिए, और अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो कहाँ जाइए, मारे जाइए, समाप्त हो जाइए। यहां से बैक जाने का कोई संभावना नहीं है, या तो ठीक करके आगे बढ़िए या समाप्त हो जाइए। एपोपोटेस हम आपको लिखवाने वाले हैं, उसको पढ़ाने वाले हैं, सेल डेथ या सेल का आत्महत्या। तो ये था आपका यहाँ पर सेल डिवीजन का कुछ आपको सेल साइकिल का कुछ आइडिया दिए हम आपको इंटरफेज के रूप में और एम फेज के रूप में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको बताए थे कि एपोप्टोसिस जो है ना वो आपका सेल कर लेगा अगर जो है ना आपका सेल उपयुक्त नहीं है डिवीजन करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, और इसी को हम सेल डेथ या सेल सुसाइड कहते हैं। अगर कोई भी चेक पोस्ट है, कोई भी चेक पोस्ट पर कोई भी प्रॉब्लम पकड़ा जाएगा तो या तो उसको ठीक करेगा, अगर ठीक नहीं कर पाया, उसको फिक्स या रिजॉल्व नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा, सुसाइड कर देगा, उसको तोड़ दिया जाएगा। और एकदम इसमें सिंपल सा प्रोसेस है, कोई एकदम कॉम्प्लेक्सिटी मत रखिएगा। इसमें होता क्या है, कोई आपका जो है ना सेल ऐसे है और डिवीजन कर रहा था, तो ये जो है ना धीरे धीरे ऐसे टूटने लगता है और इससे ऐसे ऐसे ये आपका डैमेज होने लगता है, और अंततः जो है वो पूरी तरह से फिजिकली ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाता है इससे। और अगल बगल के जो सेल्स हैं वो इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें क्या होता है, रिजॉल्व एनर्जी, और इसमें क्या होता है कि जो अगल बगल का सेल्स होगा, जो भी अगल बगल के सेल्स होंगे इसके, जो आपका सेल डिवीजन कर रहा था लेकिन वो आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, चेक पोस्ट पार नहीं कर पाया क्योंकि उसमें कुछ समस्या आ गई थी, तो अगर ऐसा है तो अगल बगल के जो भी सेल्स होंगे उसको जैसे ही वो आपका डेथ करेगा, वो आपका डिग्रेड किया जाएगा, उसको क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको यूज अप कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन सेल का बात थोड़ा सा करते हैं हम सेल साइकिल को समझाने के लिए, और ईस्ट सेल का बात करते हैं। ह्यूमन सेल जो होता है उसको अगर हम कल्चर मीडियम में रख लें, जो आपका लिविंग सेल है, एक्टिव सेल है ह्यूमन का, उसको हम कल्चर मीडियम में अगर रखें तो करीब करीब 24 आवर्स में वो डिवीजन कर लेता है, मतलब एक सेल से 2 सेल बना लेगा। और अगर हम 10 सेल लिए हैं तो 20 सेल हो जाएगा, डबलिंग कर लेता है अपने आप को। ये जो 24 आवर्स में जो उसकी संख्या बढ़ती है, डबल हो जाती है, उसमें देखा जाता है कि जीवन फेज जो होता है वो करीब 10 घंटे में पूरा होता है उसमें, और एस फेज 9 घंटे का होता है, G2 फेज 4 घंटे का होता है, और एम फेज जो होता है 1 घंटे का होता है। मतलब सबसे शॉर्टेस्ट जो होता है वो एम फेज होता है, सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो जाता है। अर्थात कह सकते हो कि ह्यूमन सेल का करीब 95% या उससे भी अधिक जो ड्यूरेशन है, समय है डिवीजन का, वो किसके द्वारा लिया जाता है, इंटरफेज के द्वारा लिया जाता है। सबसे ज्यादा जो है ना समय इंटरफेज लेता है। ठीक है, अगला बात करते हैं ईस्ट में। बैक्टीरिया आपका 20 मिनट में डबल हो जाता है, तो उसमें तो इंटरफेज का बात होगा नहीं। इंटरफेज का बात हम किस में करेंगे, यूकैरियोट्स में करेंगे। ईस्ट जो है ना, ईस्ट 90 मिनट में जो है ना आपका क्या करता है, डिवाइड कर लेता है अपने आप को, मतलब दुगना कर लेता है। 90 मिनट तो समझ ही रहे हैं, 1 घंटा 30 मिनट करीब करीब। इसमें से जो मैक्सिमम जो आपका समय होता है वो आपका किस में जाता है, उसका इंटरफेज में जाता है। इसी तरह से ये जो आपका सेल का डिवीजन का ड्यूरेशन है वो सेल सेल में वेरी करता है। जो आपका सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है, और तो और बॉडी के अंदर भी जो अलग अलग सेल्स हैं उनमें भी आपका वेरी कर जाता है।
अलग अलग सेल में अलग अलग तरह का समय लग जाता है। लेकिन नॉर्मल अगर ह्यूमन सेल का बात करेंगे तो उसमें करीब 24 घंटा लगता है, 24 आवर्स लगता है। अब इंटरफेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं डिटेल से। इंटरफेज जो है ना, वो फेज है, आपको बताए थे पीछे हम, दो एम फेज के बीच का। अर्थात एम फेज एक खत्म हुआ, जैसे ही वैसे इंटरफेज शुरू हुआ, और जैसे ही इंटरफेज समाप्त होगा एम फेज नया शुरू हो जाएगा। तो दोनों का बीच का वो फेज है, ध्यान रखना है इस बात को कि दोनों के बीच का वो फेज है कौन, इंटरफेज। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसमें होता क्या है। तो सेल प्रिपेयर करता है खुद को, किसके लिए, डिवीजन के लिए, हाँ, आगे वाले आने वाले गतिविधियों के लिए। जैसे शादी की तैयारी हम लोग पहले करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर सेल जो है ना डिवीजन की तैयारी करता है, और इसलिए इसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। और तो और मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज भी इसको कहते हैं। यहाँ पर जीवन फेज और एस फेज और G2 फेज में क्या होता है, एक एग्जांपल से आप देख सकते हो। मान लेते हैं जीवन फेज अगर है तो क्रोमोसोम की संख्या अगर 2n दिया हुआ है, 2n मतलब डिप्लॉयड, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, दो जीनोम है ना, क्रोमोसोम का डिप्लॉयड जिसको बोल रहे हैं। और 2c का मतलब जो आपका डीएनए की क्वांटिटी है वो भी दुगनी है, जैसा कि हम लोग के नॉर्मल सेल में है। ये पीजी में लिखे हैं पिकोग्राम में, इधर उसका हम पूरा नाम लिख दिए हैं पिकोग्राम, ठीक है। अब इस फेज में जब जाएगा तो क्या होगा, डीएनए की क्वांटिटी दुगनी हो जाएगी। देखिए ये जो क्रोमोसोम था इसमें अब दो धागा जैसा बनना शुरू हो जाएगा। देखिए टू धागा, टू स्ट्रैंड नजर आ रहा होगा आपको हल्का, है ना, दो धागा जैसा बनना हो लगेगा, उसकी मोटाई बढ़ेगी और यहाँ पर धागों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, किसमें, एस फेज में। लेकिन G2 फेज में जब जाएगा तो आपका दोनों धागे एक दूसरे से एकदम क्लियर अलग हो जाएंगे, और जो क्रोमोसोम था वो डबल क्रोमेटिड वाला हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। अर्थात वहां भी 2n और 4c ही रहेगा। लेकिन अगर एम फेज में जाएंगे तो क्या होगा, दोनों धागे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब हम आते हैं किसमें, नीचे जीवन फेज। जीवन फेज की बात अगर करें तो ये किसके बीच में होता है, माइटोसिस के बीच में होता है, और किसके बीच में, डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। मतलब एस फेज और किसके बीच में, एम फेज के बीच में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, एस फेज में, और माइटोटिक फेज या एम फेज, तो ये माइटोटिक फेज और एस फेज के बीच में होता है जीवन फेज। दूसरा बात, इसमें होता क्या है, इसमें सेल जो है ना मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और ग्रो करता जाता है कंटिन्यूअसली रूप में, है ना, बड़ा होता जाता है। क्यों भैया, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, न्यूक्लिक एसिड का सामान बनाता है, आरएनए बनाता है, और कुछ एक अमीनो एसिड जो बॉडी में बना सकता है उसको बनाता है, नहीं तो ढेर सारा अमीनो एसिड हमको बाहर से लेना पड़ता है इसेंशियल अमीनो एसिड के रूप में। तो कुछ एक अमीनो एसिड जो बॉडी के सेल के अंदर बन सकता है आपका, वो बनाता है। प्लांट में अगर होगा तो उसमें भी अपना वो बनाएगा अमीनो एसिड जो उसको चाहिए, तो प्लांट में तो सब अपने बना लेता है। और तो और प्रोटीन्स बनाएगा, प्रोटीन के साथ साथ एटीपी वगैरह जो भी चाहिए उसको, वो सारा का सारा काम आपका किस में शुरू कर लेता है, एस फेज में कर लेता है। इसलिए एस फेज को हम मोस्ट एक्टिव जो है ना आपका फेज मानते हैं मेटाबॉलिकली। अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें और क्या होता है। तो अधिकांश जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अधिकांश माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, या फिर गोल्जी बॉडी वगैरह है, या फिर जो है ना आपका सेंट्रोमियर वगैरह है, वो अपना डिवीजन जो है ना यहाँ पर शुरू कर देता है, अपना डुप्लीकेशन शुरू कर देता है, अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देता है। और अलग अलग सेल्स में अलग अलग जो है ना समय होता है, किसका, जीवन फेज का। आधार क्या है उसका, अगर किसी में सेल डिवीजन बार बार हो रहा है, फ्रीक्वेंट हो रहा है, तो उसमें जीवन फेज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जीवन फेज जो है ना वो आपका कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। किसी के घर में शादी अगर बार बार हो जाए
तो क्या होगा, शादी की तैयारी बार बार नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पहले व्यवस्था हम किए थे उसी व्यवस्था में क्या करेंगे, दूसरी शादी कर सकते हैं, कुछ कम हमको समस्या आएगा। लेकिन अगर हम एक शादी करते हैं 10 साल पे, तो क्या होगा, उसकी तैयारी करने में हमको समय ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर हर साल शादी करें तो क्या होगा, ढेर सारा सामान जो है उसका दोबारा यूज हो सकता है दूसरे शादी में, तो क्या होगा, वो फ्रीक्वेंट हो जाएगा, तो जीवन फेज कम हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा, छोटा समय का हो जाएगा। लेकिन अगर डिवीजन जो है ना वो आपका फ्रीक्वेंट नहीं है, बार बार नहीं हो रहा है, तब उसमें क्या होता है, लॉन्गर एज फेज होता है, और हो सकता है यहां से वो G0 फेज में भी जा सकता है, क्विसेंट फेज में भी जा सकता है, हम आगे देखेंगे। अब इसमें और क्या होता है, तो सेल जो है ना वो आपका डिसाइड कर लेता है कि उसको क्या करना है, डिवीजन करना है कि नहीं करना है। तो ये आपका जीवन फेज का बात कर रहे थे, कुछ और बात इसमें है जिसको हम देखते हैं। जीवन फेज को देख रहे थे, जीवन फेज में जो है ना वो आपका डिफरेंशिएटेड सेल भी वहां बनेगा, और जो डिफरेंशिएटेड सेल होगा मतलब कि दूसरे तरह के जो सेल्स बनेंगे उसमें सेल डिवीजन तो नहीं होता है, लेकिन लिविंग फंक्शंस होता रहता है। हाँ, डिफरेंशिएटेड सेल्स भी जीवन फेज में बनेंगे, और वैसे सेल जो होगा वो एक्टिव तो होगा लिविंग रूप में, मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे, लेकिन उनमें डिवीजन नहीं होगा। और अगर अगर जो है ना सेल चाहता है कि हमको डिवीजन नहीं करना है कभी भी, तो G0 फेज में या क्विसेंट फेज में चला जाएगा, क्विसेंट स्टेज में चला जाएगा। अब क्विसेंट स्टेज किसको कहते हैं या G0 फेज किसको कहते हैं, वैसे सेल के स्टेज को हम G0 या फिर क्विसेंट स्टेज के सेल्स कहते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिव हो, लेकिन उसमें इंक्रीज इन नंबर ना हो, प्रोलिफरेशन ना हो, डिवीजन ना हो, लेकिन ये डिवीजन न करते हुए भी डिफरेंशिएट हो सकते हैं। हाँ, ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं, दूसरे अलग अलग तरह के सेल्स का निर्माण कर सकते हैं, जैसे आपका जाइलम के अलग अलग सेल का निर्माण करना, फ्लोएम का अलग अलग तरह का सेल्स का निर्माण करना, वो ये करते हैं, डिफरेंशिएशन इसमें होता है। कई हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सेल्स होते हैं, वो कभी कभी जो है ना आपका एक्टिव होते हैं, जब जरूरत पड़ा तो एक्टिव होंगे, और अपने लॉस्ट पार्ट को या लॉस्ट सेल्स को या जो सेल्स डेड कर गया है उसके जगह पर नए सेल्स को बना देंगे, और ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, वो आपका G0 या जीवन में बोलेंगे। G0 में समांतर नहीं, उनको बोलते हैं जो डिफरेंशिएशन के बाद वापस नहीं लौट सकता है, उसको बोलते हैं G0, और जो वापस लौट सकता है वो जीवन में माना जाता है सामान्य रूप में। तो आपका लीवर सेल्स है, वो आपका वापस लौट सकता है, डिवीजन कर सकता है, पुनः बना सकता है, और इसलिए आप लोग सुने होंगे कि लीवर का जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें एक छोटा सा टुकड़ा काट के किसी के लीवर का लगा दिया जाता है दूसरे आपका पेशेंट के बॉडी के अंदर, और वहां क्या करता है, वो पूरा का पूरा लीवर बना लेता है। तो लीवर जो है वो अपने आप को पूरा का पूरा वो बना लेता है। लीवर ट्रांसप्लांट में कभी भी किसी का पूरा लीवर निकाल के नहीं लगाया जाता है। अगर हार्ट ट्रांसप्लांट है तो पूरा हार्ट को लगाया जा सकता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट में कॉर्निया को पूरा लगाया जाता है, या और भी जो ट्रांसप्लांट्स हैं, किडनी ट्रांसप्लांट उसमें पूरा किडनी को लगाया जाता है, लेकिन लीवर में पूरा लीवर नहीं लगाया जाता है, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा लगाया जाता है। क्यों भाई, क्योंकि उसके जो सेल्स होते हैं वो आपके पुनः एक्टिव हो जाते हैं, और अपने जो लॉस्ट पार्ट है, लॉस्ट सेल्स है, उसको पुनः बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन आपको बताए थे, है ना, सरफेस इनहिबिशन आपको बताए थे, तो वहां पर काम करेगा नहीं, तो अपनी को संख्या को क्या करेंगे, वो आपका बना लेंगे, मतलब नॉन डिविजिबल सेल से डिविजिबल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ एक सेल के बारे में हम आपको पीछे बताए थे, स्किन का सेल था, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का सेल था, वो लगातार डिवीजन करता रहता है, गट का एलिमेंट्री कैनाल का। फिर क्या बोल रहे हैं, कुछ जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर एनिमल्स में या मैच्योर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन का पावर ही छोड़ देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। प्लांट में भी कॉलेनकाइमा जो सेल्स होता है, अधिकांश जो कॉलेनकाइमा का सेल्स होता है वो आपका डिवीजन नहीं कर सकता दोबारा, लिविंग होते हुए भी। हाँ, कुछ एक कॉलेनकाइमा का सेल भी डिवीजन कर पाता है, लेकिन अधिकांशतः वो नहीं कर पाता है, लॉस्ट कर जाता है। एनिमल में ज्यादा क्लियर आपको नजर आएगा। हाँ, जैसे नर्व सेल है, वो दोबारा डिवीजन नहीं कर सकता है, एक बार जो बन गया सो बन गया।
इसलिए कहा जाता है कि एक बार ब्रेन डैमेज हो जाए या नर्व डैमेज हो जाए कहीं पर चोट वगैरह से, उसको दोबारा हम ठीक नहीं कर सकते हैं। कोशिश किया जा रहा है कि उसके जगह पर आर्टिफिशियल नर्व्स जैसा कुछ बनाया जा सके, लगाया जा सके। तो आपका नर्व सेल है, न्यूरॉन सेल है, या हार्ट में सुने होंगे आप, हार्ट अटैक जिसको एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो बोलते तीसरा बार में चला जाएगा वो। क्यों? क्योंकि जितना डैमेज हो गया है ना कार्डियक मसल्स, वो दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, दोबारा डिवीजन नहीं कर सकता है। लेकिन लीवर में अगर हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है, लीवर के कुछ सेल्स जो है ना डैमेज हो गए हैं, अगर उसको हटा दिया जाए वहां से, उस काउज को जिसके कारण वो डैमेज हुए हैं, जिसके कारण उनको समस्या हुआ है, तो काउज के हटते ही फिर लीवर अपने आप को बना लेता है, पूरा का पूरा कंप्लीट कर देता है। अब यहां पर हम आते हैं एस फेज में। एस फेज जो होता है उसमें डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होता है या डीएनए डुप्लीकेशन होता है, और इसके कारण डीएनए का जो मात्रा होता है प्रत्येक सेल में दुगना हो जाता है, 2n2c से 2n4c हो जाता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं, इसमें क्रोमोसोम की संख्या में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो आपका होता है यहाँ पर, खास करके हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण जरूर होता है। किसमें? एस फेज में। तो एस फेज में डीएनए सिंथेसिस के साथ साथ कुछ प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है, खास करके हिस्टोन प्रोटीन का, और वहां पर वो आपका डीएनए उस पर रैप होता जाता है। एनिमल सेल का अगर हम बात करें तो एस फेज जो होता है वो आपका डीएनए रेप्लिकेशन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसके साथ साथ सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में। किसमें? एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट में हम जानते हैं कि सेंट्रियोल नहीं होता है, इसलिए उसमें केवल डीएनए रेप्लिकेशन होता है हिस्टोन प्रोटीन के निर्माण के साथ साथ, और उसमें आपका सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन नहीं होता है। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो है वो मुख्यतः कहाँ होता है? एस फेज में होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं G2 फेज में। G2 फेज जो होता है वो आपका प्री माइटोटिक गैप फेज भी कहलाता है। इसमें प्रोटीन बनते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन मुख्यतः, जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन है, जिससे आपका क्या बनने वाला है? आपका स्पिंडल फाइबर्स बनने वाला है, माइक्रोफिलामेंट्स बनने वाले हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स के लिए जरूरी जो आपके प्रोटीन्स हैं उनका निर्माण कहाँ होगा? तो इस समय होगा, G2 फेज में होगा। ठीक है। हाँ, अधिकांश जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, खास करके वैसे सेल ऑर्गेनेल्स जो सेमी ऑटोनॉमस हैं, हाँ, अपने आप को बना सकते हैं पुनः, वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उन सब का उन सब का संख्या जो है ना इसमें बढ़ेगा। किसमें? G2 फेज में। वो अपने आप को इस समय अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, दुगना करते हैं। साथ ही साथ गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनकी भी संख्या यहाँ बढ़ेगी। अब हमको पढ़ना है एम फेज या माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज। तो इसको हम नेक्स्ट डे के क्लास में देखते हैं।